हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए चैप्टर टिश्यूज। लास्ट दो क्लासेस में अपने प्लांट टिश्यूज को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल टिश्यूज के बारे में जानने से पहले हम ये जानें कि एनिमल टिश्यूज हमें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये जो टिश्यूज आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, इसमें मेनली वही टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर जैसे कि रूट के टिप पर, शूट के टिप पर अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं, और कि तने के अंदर अलग टिश्यू पाया जाता है, लीव्स में अलग टिश्यू पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने अलग अलग टिश्यूज और उनके फंक्शंस को पढ़ा। हमारी जब बात की जाए तो देखिए, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इन टिश्यूज, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह से सेल्स से मिलकर बनी है, और अलग अलग सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करती है। यहाँ जब हम टिश्यूज को पढ़ेंगे तो टिश्यूज हमारी बॉडी में हर जगह काम आने वाले हैं। देखिए, हम चल रहे हैं तो टिश्यूज काम में आ रहे हैं, वहाँ पर काम आ रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज। सोच रहे हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज जो हो रही है वो हो रही है हमारी नर्वस टिश्यूज की वजह से। हार्ट हमारा ब्लड को पंप कर रहा है तो कार्डियक टिश्यूज या कार्डियक मसल्स की वजह से। और अगर हम बात करें आगे कि स्किन जो है हमारी, साथ ही साथ बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है। यानी कि एनिमल टिश्यूज के अंदर हम मेनली कौन कौन से टिश्यू पढ़ने वाले हैं, पहले हम उनके नाम नोट करते हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ये जो टिश्यूज हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, चाहे तो इंटरनल ऑर्गन्स हों और चाहे जैसे कि मान लीजिए हमारी ईसोफेगस है, नेजल पैसेज है, बॉडी के अंदर इतनी सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सभी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू किसी न किसी रूप में पाया जाता है। आयनिक एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर। हम खाना खाते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लंग्स तक वापस आती है। साथ ही साथ हॉर्मोन्स ट्रांसफर होते हैं ब्लड के थ्रू। यानी कि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली हो रहे हैं वहां पर ये सभी टिश्यूज क्या हैं, काम में लगातार आ रहे हैं। अब वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टिश्यूज जो कि हमारी बॉडी की सभी जो कवरिंग्स हैं उनमें पाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें हमारी स्किन की, जिसने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। हमारी बॉडी कहीं से भी देखिए कि ऑलमोस्ट जो हमारी बॉडी है हर तरफ से कवर्ड है, और एपिथेलियल टिश्यू जिसको कि हम स्किन कह रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो इस बॉडी की पूरी कवरिंग को बनाती है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये स्किन के साथ साथ हमारे नेजल पैसेज, जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ईसोफेगस है, फूड पाइप है, विंड पाइप है, नेजल पैसेज है, कैपिलरीज है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, इंटेस्टाइन है, एनस है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है, जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ते हैं वो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये सिंपल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इनकी खास बात ये होती है कि ये रेगुलर होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। मेनली जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है। कोलेजन के साथ साथ स्पेसिफिक केसेस में और प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन मेनली इनमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अब हम बात करें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो सिंगल लेयर्ड है, अनियमित आकार की इसकी सेल्स होती हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स इसमें पाई जाती है। वन लेयर मतलब एक लेयर्ड सेल का बना होता है, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। अब यहाँ हमें जो याद करना है वो याद करना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनकी पोजीशन।
तो देखिए हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और कहाँ पाई जाएगी? ईसोफेगस, बकल कैविटी, यहाँ पर भी कौन सा टिश्यू पाया जाएगा? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा? देखिए लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर है ना, लाइनिंग ऑफ माउथ, नेजल पैसेज, नेजल, ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं इसके अंदर भी ये ही टिश्यू पाया जाता है। पतली भित्ति वाली सेल्स होती है इसके अंदर, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, और फ्लैट सेल्स पाई जाती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, कम से कम एक लेयर्ड जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें से तो होकर गुजरेगा, और वो जो टिश्यू होगा वो ये होगा। ये तो बात हो गई नॉर्मल एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम बात करते हैं हमारी स्किन की। अब स्किन जो है हमारी वो एक लेयर नहीं है, कई लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, वहां पर भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है, लेकिन इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कैसे सेल्स हैं? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। लेकिन स्किन के अंदर स्पेसिफिक केस होता है, सिंगल लेयर नहीं पाई जाती, कई लेयर्स पाई जाती हैं, और उसकी वजह से ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ना कहलाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये दूसरा टाइप हो गया इसका। ठीक है, तो है तो ये कैसा? एपिथेलियल टिश्यू ही है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि इसकी कई लेयर्स बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो इसको आप लिखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कई लेयर्स होंगी इसकी सेल्स की। ये सबसे ऊपर तो स्किन हो जाएगी, और ये देखिए स्किन की आउटर लेयर हो गई सबसे ऊपर, और अलग अलग तरह के कई सारे लेवल्स इसमें पाए जाएंगे, अलग अलग तरह की सेल्स इसके अंदर पाई जाएंगी। और यहाँ वाला जो हिस्सा होगा इसका ऊपर की तरफ वाला, यहाँ पर ऐसे अनियमित आकार की सेल्स पाई जाएगी। तो ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जो कि पाया जाएगा स्किन के अंदर। तो फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, इसमें हमने पढ़ा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, और इसी का दूसरा पार्ट हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले टिश्यू की तरफ, जो कि है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, सेकंड पढ़ते हैं अब अपन। सेकंड, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में इसको बोलेंगे स्तंभाकार उपकला ऊतक। एपिथेलियम को बोलते हैं उपकला, है ना, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये हो गया सेकंड वन, जिसको आप कहेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? ये उन जगहों पर पाया जाएगा जहां पर एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होना है, यानी कि किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना है या निष्कासित करना है, वहां पर पाया जाएगा कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ, स्तंभ यानी इसकी जो सेल्स होंगी वो छोटी अनियमित ना होकर कैसी होंगी? पिलर लाइक, इस तरीके की, ये ऐसी। ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, और ऐसी लंबी खंबे के आकार की सेल्स जो पाई जाएंगी वो कहाँ पाई जाएंगी? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, ये ऊपर इनका सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाएंगी। तो ये जो सेल्स होंगी कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की, ये कैसी होंगी? लंबी होंगी, और इनके अंदर कहाँ क्या पाया जाएगा? पिलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब ये पाई कहाँ जाएंगी, इसको नोट करें अब अपन। तो ये पाई जाएंगी, पहली बात तो इनकी लोकेशन क्या होगी? ठीक है, तो ये वहां पाई जाएंगी जहां क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन लगातार हो रहा है। तो ये पाई जाएंगी हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में आपको पता है लगातार खाने का जो न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब किया जाता रहता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। एब्जॉर्प्शन जैसे कि इंटेस्टाइन में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाता है।
इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, स्टमक में पाई जाएंगी, और हमारा जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, वहां पर भी यही सेल्स पाई जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में अगर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लगातार एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो एक्सक्रीटरी हैं उनको बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए ये जो जगह है यहाँ पर क्या पाया जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। अब ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके अंदर ये लंबी जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जब एयर बॉडी के अंदर आती है या रिमूवल किया जाता है, तो होता यह है कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी बाहरी सतह पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ छोटे छोटे ये पाए जाते हैं सीलिया। ये क्या करते हैं, वो जो पदार्थ निकल रहे हैं बाहर या बाहर जाने के साथ साथ अंदर आ रहे हैं, जिसमें खासकर क्या है, म्यूकस पाया जाता है ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ताकि उसको वो कैसा रखे, मॉइस्चरस बनाए रखे, नाक वगैरह ये जो हमारा नेजल पैसेजेस सूखे नहीं। तो इस म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। और ऐसी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, तो इसी का पार्ट हो गया, उसका नाम हो जाएगा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो वहां आपने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से स्ट्रैटिफाइड याद कर लिया, और यहाँ आपने कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को साथ के साथ तैयार कर लिया। दोनों तैयार हो गए। स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये केवल कहाँ पाया जाएगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसकी जो आउटर सरफेस है उस पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाएंगे, जो कि म्यूकस के मूवमेंट को इजी बनाते हैं, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टिश्यू, जो कि है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्यूबॉइडल है यानी कि इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब शेप की होंगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है। तो ये देखो ऐसी एक जैसे आकार की न्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाएंगी, एक जैसी होंगी बिल्कुल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होंगी, बराबर पाई जाएंगी। अब ये पाया कहाँ जाएगा, तो ये पाया जाएगा हमारी किडनी डक्ट्स के अंदर और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। ये मेन जगह जहां पर कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गए हमारे मेन टिश्यू, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और जो हमने बाकी दो टिश्यू पढ़े, उनके अलावा भी एक टिश्यू और हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसका नाम है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। होता क्या है कि कोई स्पेसिफिक तरह के सीक्रेशंस हों, है ना, ग्रंथि जिनको कहा जाता है, तो कोई स्पेसिफिक तरह के सीक्रेशंस जो होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको सीक्रेट करने का काम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू करता है। ग्रंथिल उपकला ऊतक भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे टिश्यूज जो हैं एनिमल टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यू जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं अगला टिश्यू, जिसे कि नाम दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, चलिए कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। और ये मान के चलिए कि इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज्यादा टिश्यूज के अंदर हमारे सिलेबस में, वो कनेक्टिव टिश्यू है। देखो कैसे, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक इसे कहा जाता है, ठीक है। अब संयोजी ऊतक कहा क्यों जाता है, संयोजी या कनेक्टिव का क्या मतलब है, देखो सबसे पहली बात तो कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसा टिश्यू है जो किसको जोड़ेगा, हमारी बॉडी तो ऐसा चेक है, एक यूनिट है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है वो टिश्यू जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की या संयोजी ऊतक की। तो संयोजी ऊतक में हम मेनली 3 टिश्यूज पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं ब्लड, लिम्फ पढ़ते हैं हम,
बोन्स पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम कार्टिलेज। ये जो चारों हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनके अंदर भी देखिए ब्लड और लिम्फ जो है, ठीक, तो लिम्फ भी कुछ मात्रा में हॉर्मोन्स को और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड जो है इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखो, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहने के पीछे तरल संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब व्हाई इट इज कॉल्ड सो, देखिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और पूरी बॉडी में हमेशा घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, साथ ही साथ ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये हमेशा करता रहता है। तो ये आपका अगर चारों ऑप्शन आ जाए और विच वन इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर होगा ब्लड। क्लियर, चलिए अब कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। अब देखो ब्लड या हमारा रक्त लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये किस किस से बना है, तो पहली बात तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा, जो कि इसका क्या है, लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा के बाद इसमें आ जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ठीक है ना, सही बात। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट इसका, जो कि क्रीमिश कलर का होता है, 95% जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ पानी होता है, बाकी प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स और कई चीजें होती हैं इसके अंदर। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है इसके अंदर ये तीनों सॉलिड पार्ट है हमारे ब्लड के, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको कि हमारी बॉडी का सैनिक भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स जिनका काम है रक्त का थक्का जमाना यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करना। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे ब्लड का मेन पार्ट। अब प्लाज्मा जो है इसके अंदर प्रोटीन है, सॉल्ट्स है और हार्मोन्स है। लिखूं, नोट करना हो तो इसके अंदर कई तरह की प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं और हार्मोन्स हैं। इनसे मिलकर क्या बना हुआ है, प्लाज्मा बना हुआ है। अब ब्लड जो है ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, कर रहा है कि नहीं, देखो है ना, सारी गैसेस जो हैं वो इसकी मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। और डाइजेस्टेड फूड जा रहा है तो साथ में क्या जा रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। बस इतना ही हमारे कोर्स में, जल्दी से पढ़ लो एक बार और कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो 4 कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर है बनता है। प्लाज्मा जो कि इसका लिक्विड पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो कि इसका सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा के अंदर कई तरह की प्रोटीन, 95% ये पानी होता है प्लाज्मा, क्रीमिश कलर का होता है। प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स पाए जाते हैं कई तरह के। साथ ही साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काम हमको पता ही है। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्वियसली, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह आ रहे जा रहे हैं हमारी बॉडी में, प्लस हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड कर रहा है। इसके बाद आगे आ जाओ, और ब्लड के बाद है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी कुछ मात्रा में हार्मोन्स को और अलग अलग तरह के जो आयनिक एक्सचेंज है उसको करने में मदद करता है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा एंड ब्लड। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, सी, दैट इज बोन्स, या हमारा जो हड्डियां हैं, है ना। तो बोन्स जो है ना ये क्या कर रही है, पहली बात तो हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बना रही है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हम एक मांस के लोथड़े या टुकड़े की तरह हैं, है ना। तो बॉडी में बोन्स का होना बहुत जरूरी है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स की मदद से ही बन रहा है। अब ये जो बोन्स हैं एज सच एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं, कई सारी बोन्स जुड़कर, जैसा कि आपको पता ही है, तो कई सारी बोन्स जुड़कर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करती हैं। बोन्स के ऊपर मसल्स पाई जाती हैं, मसल्स के ऊपर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और फिर आती है हमारी स्किन, और इस तरह हमारा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब बोन्स जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं कुछ स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यूज से, साथ ही साथ बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं वो भी बोन्स से
एज सच रखा हुआ नहीं है वो, है ना, वो भी किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है, जिनके के नाम हमको अच्छे से याद करने हैं। तो देखिए, एक तो चीज है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या है? टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट है ये क्या करता है? दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक। इसकी खास बात क्या है? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या है? खींच सकता है। तो देखा है ना आपको, बोन्स को हम खींचते हैं तो थोड़ी सी ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपेंड हो जाती है। वो किसकी मदद से? लिगामेंट से। अब मान लीजिए हमारी फिंगर है, इसमें भी यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, तो जहां भी इसमें जॉइंट है वहीं किससे जुड़ी हुई है? आपस में लिगामेंट से जुड़ी हुई है। कौन? बोन्स। आपसे अगर बोन्स से कोई क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो यही आता है कि लिगामेंट या टेंडन। अब टेंडन क्या है? तो चलो टेंडन को पढ़ लेते हैं। टेंडन क्या है? टेंडन्स हैं बोन्स आर joined to muscles with the help of tendons। यानी कि बोन्स के ऊपर मसल्स ऐसा रखी हुई नहीं है, खींचेंगे ना तो फाइब्रस सी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टेंडन है। तो बोन्स को मसल से जोड़ने का काम कौन करते हैं? टेंडन। ये भी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक हैं, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी लिगामेंट्स की तुलना में काफी कम होती है। तो इस तरह हमने ये कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया कि हमने पढ़ लिया बोन्स के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट वन है सी। अब डी, एक चीज और रह गई, वो क्या है? बोन्स के बाद आता है कार्टिलेज। तो देखो ये टेंडन और लिगामेंट बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये मान के चलो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने जैसा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मेरे को एक चीज और बताओ कि ये बोन्स जो है ये तो हार्ड हैं, ये कार्टिलेज जानते हो कहाँ पाई जाती है? आपका कान है ना, क्या ये मुड़ सकता है? मुड़ सकता है ना थोड़ा सा, दोबारा पहले जैसे हो जाता है, ठीक। अब बोन्स की जब हम बात करें तो क्या आप ऐसे अपनी बोन को या हाथ वाली बोन को मोड़ सकते हो ईयर की तरह? नहीं। तो वहां क्या है? ये पाई जाती है कार्टिलेज। ये हमारे नाक के आगे वाले हिस्से में, हमारे ट्रैकिया में ये पाई जाती है। कौन? कार्टिलेज पाई जाती है। कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स और शुगर्स होती हैं जिनसे मिलकर ये कार्टिलेज बनी हुई होती है, ठीक। अब इनके अंदर इसके अंदर प्रोटीन्स और शुगर्स पाई जाती हैं। अब ये पाई कहाँ जाती है? बस इसकी पोजीशन याद कर लो, नोज, ईयर, ट्रैकिया। यहां पर क्या पाया जाता है? कार्टिलेजिनस बोन्स पाई जाती हैं। और ये जो हमारा है ना बोलने वाला हिस्सा, क्या बोलते हैं उसको? लैरिंग्स। 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, जहां से हम बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंठ या लैरिंग्स ही तो बोलते हैं। वहां पर भी कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये लो हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो चीज और रहेगी। एक तो रह गया एरियोलर टिश्यू, ठीक है, और एक रह गया एडिपोज टिश्यू। इसको और पढ़ लेते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या है देखो, है ना, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। तो जो हमारी वीन्स हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के, ठीक है, स्किन और मसल्स के बीच के जो गैप्स हैं वो इस एरियोलर टिश्यू की मदद से फिल किए जाते हैं। तो एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर क्या करता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है मेनली, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है? एरियोलर टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है? टू रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यूज, ठीक है। अगर इन हिस्सों में कोई डैमेज टिश्यू है तो उसकी रिपेयरिंग का काम एरियोलर टिश्यू करता है। अब आ जाते हैं आगे एडिपोज टिश्यू की तरफ। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है और किन सेल से मिलकर बना है? ये
फैट सेल्स से मिलकर बना है। यानी कि हमारी जो स्किन के नीचे ये जो चर्बी की परत है, ये कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू होता है। साथ ही साथ ये इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। इंसुलेटर समझते हो ना? इसका मतलब क्या है कि जिनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा, है ना, उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, और जिनमें एडिपोज टिश्यू कम होगा उनको गर्मी कम लगेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनमें फैट ज्यादा होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है ना, वो लोग चलते हैं तो उनको गर्मी ज्यादा लगती है, और जो लोग दुबले पतले से होते हैं ना, जिनमें मतलब मांस की मात्रा कम होती है, ऐसे हम कह सकते हैं, फैट जिनमें कम होता है उनको गर्मी इसीलिए कम लगती है। तो जो लोग जिनका वजन काफी ज्यादा होता है ना, जिनमें यानी फैट सेल्स ज्यादा पाई जाएंगी, उनको गर्मी इसीलिए करती है क्योंकि स्किन के बीनीथ पाई जाती है। ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज को रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट जो होती है वो बाहर इजीली नहीं निकल पाती, इसलिए उनको गर्मी ज्यादा लगती है। चलिए, तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगला जो टिश्यू है जो हमें पढ़ना है वो है मस्कुलर टिश्यू। हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक अब अपन पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यूज जो है ये 3 तरह के हैं। पहले हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग तरह के बैंड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी इनको कहा जाता है, और साथ ही साथ इनको कहा जाता है वॉलेंटरी मसल्स। क्यों कहा जाता है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंटरी मसल्स। और थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स, ठीक। आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेड या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेड या स्केलेटल या वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू क्या है? तो सबसे पहले देखो इनका स्ट्रक्चर, देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका, और इस तरीके के बैंड्स इनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। दिखाई दे रहे छोटे छोटे बैंड्स, ये देखो, ठीक है। ये इस तरीके के बैंड्स जो इनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, और ये इनके न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? इनके न्यूक्लियस है। और ये क्या है? बैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें स्ट्रेशंस कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वॉलेंटरी मसल, वॉलेंटरी का मतलब है अपनी इच्छा से काम करना, है ना। तो वॉलेंटरी मसल्स ये वो मसल्स हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। जैसे कि हम चलना चाहते हैं तो चलने में हमारी मदद कर रही है, कोई सामान उठाना चाहते हैं तो कोई सामान उठाने में हमारी मदद कर रही है, बेंड हो रहे हैं तो बेंड होने में हमारी मदद कर रही है। यानी कि ये जो मसल्स हैं ये हमारी बॉडी की वो मसल्स हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। हमारे स्केलेटन से जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो मूवमेंट का काम कर रही हैं, वो मसल्स सारी कौन सी मसल्स होंगी? इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। हमारे स्केलेटन से जो मसल्स जुड़ी हुई वो मोस्टली कैसी हैं? वॉलेंटरी या स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती है। यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जगह जगह पर इनमें स्ट्रेशंस यानी कि बैंड्स अलग अलग पाए जाते हैं मसल्स की, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, ठीक है। ब्रांच्ड नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस इनके अंदर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स पाई जाती हैं। अब ये पाई कहाँ जाएंगी मोस्टली? तो ये हमारे हेड में और ट्रंक पे, तो हेड में पाई जाएंगी और ट्रंक, वही पूरी बॉडी में, ठीक है। अब है अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंटरी मसल्स। अनस्ट्रेटेड यानी कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर हमको ये स्ट्रेशंस नहीं पाए जाएंगे। ये यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स होती है। ये देखो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, इस तरीके से। ये देखो एक एक न्यूक्लियस ही है ना इनके अंदर। तो ये जो मसल्स हैं इनका मूवमेंट हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ईसोफेग, आपने खाना खाया, ठीक है,
खाना खाने के बाद वो स्टमक में जा रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, ये आपकी इच्छा से नहीं हो रहा। पलक झपक रही है, यानी कि ऐसे काम जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, हम लगातार सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं तो भी हम सांस ले रहे हैं, खाना हमारा पच रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारा जो बोलना है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, लैरिंग्स हमारा ये जो है ना हमारा फूड पाइप, इसके अंदर खाना पानी निकलने में मदद हो रही है, अपने आप नीचे की तरफ जा रहा है। ये सारे जो काम हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? अनस्टेटेड या इनवॉलेंटरी मसल्स की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो मसल्स होंगी ये कहाँ पाई जाएंगी? हमारे लंग्स के अंदर, आईज के अंदर। पलकें झपक रही है लगातार हमारी, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? अनस्टेटेड या इनवॉलेंटरी मसल्स के अंदर पाया जा रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी यही मसल्स पाई जाएंगी। अब इनके स्ट्रक्चर में किसी तरह की स्ट्रेशंस नहीं पाए जा रहे, इसलिए अनस्टेटेड। साथ ही साथ हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं कर रही हैं, इसलिए इनवॉलेंटरी मसल्स, अनैच्छिक पेशियां इनको कहा जाता है। थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं इनकी खास बात क्या है? देखो कि ये हमारे शरीर में जब काम करना स्टार्ट करती हैं तो ये केवल जीवन में एक ही बार रुकती हैं जबकि हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि कार्डियक मसल्स कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं, पूरी बॉडी में ये केवल और केवल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, उसके अलावा इनकी कोई पोजीशन नहीं है हमारे बॉडी के अंदर और कहीं भी ये मसल्स नहीं पाई जाती हैं। हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यानी कि खिंचाव हो सकता है इनके अंदर। कार्डियक मसल्स के अंदर ब्रांच्ड मसल्स ये होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ये हार्ट मसल्स होती हैं हमारी, जिनको कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इनके अंदर पाया जाता है अलग अलग, ये देखो, तो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स, जो कि केवल और केवल हमारे हार्ट में ही पाई जाती हैं। और अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है, इसके अंदर जो मेन आपको चीज याद करनी है वो है आपका क्या? नर्व सेल का डायग्राम। नर्व सेल जो है इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस टिश्यू चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। नर्वस टिश्यू, इसकी यूनिट है जिसको कहते हैं न्यूरॉन। स्ट्रक्चर याद है, बना रखा है, ये देखो ऐसे होता है। ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन और ये डेंड्राइट्स। सही है क्या? यही होता है मेनली डायग्राम इसका। ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स, सेल हो गई, सेल बॉडी हो गई, इसको सेल बॉडी कहते हैं। कोशिका काय, ये इसका न्यूक्लियस, ये नोड्स ऑफ रेनवियर, ये इसकी माइलिन शीट है ना। ये जो है इसको कहते हैं न्यूरॉन। अब हमारे सोचना समझना, ठीक है, और ऐसे काम, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, याद करना, जितने भी काम है, टेम्परेचर कंट्रोल होना, जितने भी काम है हमारी बॉडी के, वो किसकी मदद से हो रहे हैं? नर्वस टिश्यू की मदद से। नर्वस टिश्यू जो है ये स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना है। ये नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पाई जाती हैं। जो बाहरी उद्दीपन होते हैं, स्टिमुलस जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करना भी इसी का काम है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। पूरी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स ये होती हैं हमारी, बाकी सारी सेल्स तो छोटी होती हैं। ये 1-8 मीटर तक भी लंबी हो सकती है, इतनी लंबी लंबी सेल्स होती हैं। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके एंड्स हैं, ये जो सूचनाएं हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। नर्व इम्पल्स होते हैं, 1 बाय 1 ये एक के पीछे एक जुड़ी हुई रहती हैं। इनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। केमिकल एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से ये सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाती हैं, और ब्रेन हमें ये निर्देश देता है कि सामने वाली सूचना के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, साथ ही साथ याद करना, पहचानना किसी को, ठीक है,
नया काम सीखना, ये सारे काम भी इसी की मदद से होता है। इवन खाने का डाइजेशन भी जो हमारा ब्रेन है वो करता है, तो वहाँ पर भी कई तरह के जो टिश्यूज है नर्वस टिश्यू वो काम में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक, आज की क्लास में हमने पढ़ लिए सारे एनिमल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू में आपको ये याद करना है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। जो मेन टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ पहली बार। दूसरी बात, मस्कुलर टिश्यू में आपको वैसे तो सभी याद करना है, लेकिन आपको लिगामेंट और टेंडन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा तो बोन और बोन को जोड़ रहा है और कौन सा बोन को मसल से जोड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद और हमने जो पढ़ा ये न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन को आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करें किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, तो आपको ब्लड को अच्छे से याद करना है। ब्लड के साथ साथ आपको कार्टिलेज को भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। मस्कुलर टिश्यू में आप पढ़ेंगे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में अंतर, तो उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, प्लस कौन सी मसल्स कहाँ पाई जा रही है ये याद होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नर्व्स, हमारा चैप्टर टिश्यूज आज कंप्लीट। अगली क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर में से जो जो आपको मेन बातें बताई उनको, मेन जो क्वेश्चन पता है उनको अच्छे से तैयार कर लेना। आई होप चैप्टर आपको समझने में आसान रहेगा। आपने अगर पढ़ भी दिया होगा तो अगर आप मेरी क्लास के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय।